बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम ऑल्टरनेटिंग करंट के रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस कर रहे थे। अब हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और हम डिस्कस करेंगे फेज़ डिफरेंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें आप फेज़ का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब हम फेज़ डिफरेंस की बात करेंगे। तो जो थर्ड टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो प्रीवियस टू टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये है फेज़ डिफरेंस। अगर दो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, यानी जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, उनकी ज़ीरो पोजीशंस डिफरेंट हों, तो इट मीन्स उनके दरमियान क्या है, फेज़ डिफरेंस। यानी कि मैं दो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ का ग्राफ ड्रॉ करूँगा और आप देखेंगे कि उनकी ज़ीरो पोजीशंस के दरमियान डिफरेंस है, तो इट मीन्स कि उनके दरमियान क्या मौजूद है, फेज़ डिफरेंस मौजूद है। तो फेज़ डिफरेंस कब होता है? तो इट अकर्स व्हेन टू ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, किन क्वांटिटीज की हम बात कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग, व्हेन टू ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, हैव डिफरेंट ज़ीरो पोजीशंस, उनकी ज़ीरो पोजीशंस क्या हों, डिफरेंट हों। अगर ज़ीरो पोजीशंस डिफरेंट नहीं होती तो फिर डेफिनेटली उनके दरमियान फेज़ डिफरेंस भी ज़ीरो होगा और ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहेंगे इन फेज़ क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा इन फेज़ क्वांटिटीज़ और फिर हम फेज़ डिफरेंस वाली जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो इन फेज़ क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी? क्वांटिटीज़ हैविंग ज़ीरो फेज़ डिफरेंस, क्वांटिटीज़ या वेव फॉर्म्स हैविंग ज़ीरो फेज़ डिफरेंस, इनका फेज़ डिफरेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो दीज क्वांटिटीज़ हैव सेम ज़ीरो पोजीशंस, इनकी जो ज़ीरो पोजीशंस होंगी वो सेम होंगी। पीक वैल्यूज़ बेशक डिफरेंट हों, अगर ज़ीरो पोजीशंस एक ही पॉइंट से हैं, एक ही पॉइंट पर हैं, तो इट मीन्स उन क्वांटिटीज़ के दरमियान फेज़ डिफरेंस ज़ीरो होगा और वो क्वांटिटीज़ इन फेज़ कहलाएंगी। सच क्वांटिटीज़ हैव सेम ज़ीरो पोजीशंस, हैव सेम ज़ीरो पोजीशंस। तो अब मैं यहां ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो ऐसा ग्राफ आप कहीं भी अगर ऑब्जर्व करें तो आप फौरन से बता देंगे कि ये जो दो वेव फॉर्म्स हैं ये इन फेज हैं। कैसे आप ये बताएंगे, हम ये डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज एक ये वेव फॉर्म है और दूसरा मैं एक डिफरेंट कलर से ड्रॉ करता हूं, दूसरा ये वेव फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इन वेव फॉर्म्स की जो पीक वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है। यानी कि ये जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया इसकी पीक वैल्यू ज़्यादा है, रेड वाले की पीक वैल्यू कम है। लेकिन जब हम फेज़ की बात करेंगे, फेज़ डिफरेंस की, तो उसका पीक वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। तो जस्ट आपने क्या देखना है, आपने देखना है इसकी भी ज़ीरो पोजीशन वही है, इसकी भी वही है। तो चूंकि ज़ीरो पोजीशंस एक ही पॉइंट पर लाई कर रही हैं, इसलिए इनके दरमियान फेज़ डिफरेंस क्या होगा, ज़ीरो। और ये क्वांटिटीज़ जो भी होंगी हम कहेंगे कि ये इन फेज़ क्वांटिटीज़ हैं।
तो नेक्स्ट हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, क्वांटिटीज हैविंग फेज डिफरेंस। क्वांटिटीज हैविंग फेज डिफरेंस यानी हम देखेंगे ऐसी क्वांटिटीज जिनके दरमियान फेज डिफरेंस हो, हम उनको वेव फॉर्म से कैसे पहचानेंगे। तो यहां अगेन मैं दो वेव फॉर्म्स ड्रॉ करता हूं। तो पहले तो हमें यह क्लियर होगा कि उनके दरमियान फेज डिफरेंस है या नहीं, और फिर फेज डिफरेंस कितना है वो हम ड्रॉ करेंगे। लेट्स सपोज दिस इज वेव फॉर्म ऑफ क्वांटिटी 1, ये वेव फॉर्म 1 है, और ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये कोई दूसरी क्वांटिटी का वेव फॉर्म है, इसे मैं 2 से रिप्रेजेंट करता हूं। तो अब आप देख सकते हैं कि इनकी जीरो पोजीशन, इसकी जीरो पोजीशन यहां लाई कर रही है, इसकी यहां लाई कर रही है, इसकी जीरो पोजीशन यहां है, इसकी यहां है। तो इट मींस इनकी जीरो पोजीशंस एक पॉइंट पर लाई नहीं कर रही। तो दीज क्वांटिटीज विल हैव फेज डिफरेंस। अब इन क्वांटिटीज के दरमियान फेज डिफरेंस कितना होगा हम वो डिटर्मिन करेंगे, और उससे हम ये डिटर्मिन करेंगे कि कौन सी क्वांटिटी लीड कर रही है और कौन सी क्वांटिटी लैग कर रही है। एक तो आप सिंपली अगर आप इन्हें ऑब्जर्व करें तो ये जो वेव फॉर्म 0 पर 0 से स्टार्ट हो रहा है ये साइन वेव फॉर्म है, ये साइन ऑफ थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तरीका ये हो सकता है कि आप कहें जो वेव फॉर्म 1 है इट इज रिप्रेजेंटिंग साइन ऑफ थीटा, और जो 0 पर मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉज ऑफ थीटा को, यानी वेव फॉर्म 2 रिप्रेजेंट्स कॉज ऑफ थीटा। और आप ये कह सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा में अगर आप π/2 ऐड करें तो यू विल गेट कॉज ऑफ थीटा। इससे ये पता चल रहा है कि साइन और कॉज में फेज डिफरेंस π/2 है, और कॉस थीटा का जो वेव फॉर्म होगा वो साइन थीटा को लीड कर रहा होगा बाय फेज π/2। तो एक तो आप डायरेक्टली यहां से देख के बता सकते हैं, अगर आप साइन और कॉस के रिस्पेक्ट से देखें कि ये दो ग्राफ्स जो हमें गिवन हैं, एक साइन ऑफ थीटा का ग्राफ है, एक कॉज ऑफ थीटा का ग्राफ है। तो जो साइन ऑफ थीटा और कॉज ऑफ थीटा के ग्राफ हैं उनके दरमियान फेज डिफरेंस π/2 है, और उसमें जो कॉज ऑफ थीटा वाला ग्राफ है वो लीडिंग है और साइन थीटा वाला ग्राफ लैगिंग है। आप इसे एक डिफरेंट अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इनके फेजेस को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो वेव फॉर्म 1 मैंने ड्रॉ किया मैं इसके फेजेस को मेंशन करूंगा। प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि इस पॉइंट पर इसका फेज 0 है, इस पॉइंट चूंकि पॉजिटिव पीक है इसकी तो इसका फेज π/2 है, यहां पर फेज π है, यहां पर फेज 3π/2 है, नेगेटिव पीक है, और यहां पर फेज 2π है। तो जो वेव फॉर्म 1 है उसके मैंने फेजेस लिखे हैं, एक्सिस जो हमारी फेज वाली एक्सिस है उससे ऊपर। अब इसकी पॉजिटिव पीक है तो इस पॉइंट पर इसका फेज होगा π/2, यहां पर इसका फेज होगा π, नेगेटिव पीक का फेज होता है 3π/2, और यहां पर इसका फेज होगा 2π। अब आप बड़े वाज़े तौर पर देख सकते हैं किसी भी पॉइंट का फेज अगर आप देखें तो आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि फेज में डिफरेंस मौजूद है, और जब आप दो फेजेस को माइनस करेंगे यानी डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस π/2 आएगा। और ये भी क्लियर हो रहा है कि जो वेव फॉर्म 2 है उसका फेज हर पॉइंट पर ज्यादा है। कितना ज्यादा है? π/2। तो जब आप इस तरह की वेव फॉर्म देखेंगे तो सबसे पहले आप कहेंगे कि इनके दरमियान फेज डिफरेंस मौजूद है। तो फेज डिफरेंस कितना है? π/2। फिर आप ये कह सकते हैं कि जो वेव फॉर्म 2 है इज लीडिंग, ये लीड कर रही है। वेव फॉर्म 1 कितने फेज से लीड कर रही है? बाय फेज π/2। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो वेव फॉर्म 1 है
ये लैग कर रहा है बिहाइंड वेव फॉर्म 2 बाय फेज π/2। तो चूंकि हमें नेक्स्ट या तो इन फेज क्वांटिटीज को डिस्कस करना है या हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज आएंगी जिनके दरमियान फेज डिफरेंस π/2 होगा, तो फेज डिफरेंस की एग्जांपल में मैंने वही दो वेव फॉर्म्स डिस्कस किए हैं जो आगे चैप्टर में हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। जो थर्ड पर फोर्थ हम डिस्कस करेंगे वो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन of alternating quantities, alternating quantities। तो जो ही आप देखेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, तो फौरन आप ज़हन में ये ख्याल आना चाहिए कि ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज जो हैं क्या वो स्केलर्स नहीं हैं। तो जो डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट वोल्टेजेस होते हैं यानी डीसी जो हम कहते हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन जो ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेजेस हैं वो फेजर्स हैं। तो ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है फेजर का। तो पहली बात आप ये ज़हन में रखें कि ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज आर फेजर्स। और फिर नेक्स्ट बात आपके जो ज़हन में आएगी कि ये फेजर क्या चीज़ है। आपने चूंकि फेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप इस तरह भी ज़हन में रख सकते हैं कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की वैल्यू है वो फेज पर डिपेंड करती है, तो देयरफॉर दे आर फेजर्स। तो फेजर्स एक्चुअली क्या हैं? ऐसे रोटेटिंग वेक्टर्स हैं जिनकी टेल फिक्स्ड होती है, यानी ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो रोटेट करते हैं विद देयर टेल फिक्स्ड। तो हम ये सिंप्लिसिटी के लिए डेफिनेशन लिख सकते हैं, रोटेटिंग वेक्टर्स with fixed tails, with fixed tails। अच्छा, अब जो क्वांटिटीज हैं हम उन्हें वेक्टर्स की फॉर्म में या फेजर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए रूल्स हैं। तो जो फर्स्ट रूल है वो क्या है? देखें, आपने कोई भी वेक्टर ड्रॉ करना है तो आपने वेक्टर की लेंथ कितनी रखनी है, तो वो आप लेंथ रखेंगे अकॉर्डिंग टू पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो लेंथ ऑफ वेक्टर ये आप किस रिस्पेक्ट से रखेंगे? पीक वैल्यू के रिस्पेक्ट से। सेकंड, अब आप वेक्टर को किस ओरिएंटेशन पर ड्रॉ करेंगे? देखिए, जो क्वांटिटी जीरो के बाद पॉजिटिवली राइज हो रही है, ऐसी क्वांटिटी जो जीरो के बाद पॉजिटिवली राइज हो रही है उसका वेक्टर हॉरिजॉन्टल होगा, उसका वेक्टर हॉरिजॉन्टल होगा। क्वांटिटी विच इज जीरो, जो जीरो है, एंड देन इंक्रीजेज पॉजिटिवली, ये फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, इज रिप्रेजेंटेड, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय हॉरिजॉन्टल वेक्टर, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल वेक्टर से। मैं यहां दो केसेस ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज एक क्वांटिटी ये है और दूसरी क्वांटिटी ये है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यकीनन आप देख सकते हैं इस इंस्टेंट पर ये जीरो है और उसके बाद पॉजिटिवली राइज कर रही है। इसको अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आप हॉरिजॉन्टल वेक्टर ड्रॉ करेंगे इस डायरेक्शन में,
तो जो क्वांटिटी जीरो के बाद नेगेटिवली राइज कर रही है, ये भी राइज कर रही है क्योंकि वो अपनी नेगेटिव पीक की तरफ जा रही है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन वेक्टर होगा वो भी हॉरिजॉन्टल होगा, लेकिन फिर आपको उसकी ये वाली डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी। तो थर्ड पॉइंट, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो फेजर्स हैं ये रोटेटिंग वेक्टर्स हैं, तो ये रोटेट किस तरह करेंगे? दे रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी का आप वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं उस वेक्टर की रोटेशन फ्रीक्वेंसी उतनी ही होगी जितनी के उस ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की है। तो वेक्टर रोटेट in anti-clockwise direction with same frequency, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन क्या होगी? एज दैट ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ एक वेव फॉर्म ड्रॉ करता हूँ और उसकी हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो चूंकि हम वाकिफ हैं कि अगर इस तरह के वेव फॉर्म हों तो इनके दरमियान फेज डिफरेंस π/2 होता है, तो इन ही वेव फॉर्म्स को हम ड्रॉ करके इनकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन समझेंगे। ये एक वेव फॉर्म है और ये दूसरा वेव फॉर्म है। अब हम इसे, जैसे पहले कहा हुआ था, लेट्स सपोज इसे हम कह लेते हैं करंट। ये 1 नहीं है, करंट है, और इसे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं V से, यानी ये वोल्टेज है। अब हमें ये बात पता है कि करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय अ फेज π/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिख लेते हैं रिजल्ट, फिर उसी हिसाब से जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो ड्रॉ करेंगे। करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज कितना? π/2। अब इस पोजीशन की अगर हम बात करें तो हमें हॉरिजॉन्टल किसे ड्रॉ करना है? तो यकीनन जो वोल्टेज है आप देख सकते हैं ये जीरो के बाद पॉजिटिवली राइज कर रही है। तो इसे पोजीशन 1 के हिसाब से अगर मैं ड्रॉ करूं तो हमने जैसे रूल्स में पढ़ा हुआ है कि जो क्वांटिटी जीरो के बाद पॉजिटिवली राइज करेगी उसका वेक्टर हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे। तो देयरफॉर मैं वोल्टेज का वेक्टर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रहा हूं। तो दिस इज वोल्टेज। करंट वोल्टेज के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं, तो लाजमी तौर पर करंट को हमें वोल्टेज के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन आपने अब खुद सोचना है कि करंट अगर मैं इस तरफ ड्रॉ करता हूं तो भी परपेंडिकुलर है, इस तरफ ड्रॉ करता हूं तो भी परपेंडिकुलर है। तो इनमें से कौन सी ओरिएंटेशन या रिप्रेजेंटेशन ठीक होगी, ये वाली या ये वाली? तो आपको सोचना है कि करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रही है करंट को, और रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर आप इसे ऑब्जर्व करें कि वोल्टेज इज बिहाइंड करंट बाय अ फेज π/2, तो फिर आप वाजे हो जाएगा कि चूंकि करंट लीड कर रहा है तो उसे मैं वोल्टेज से आगे ड्रॉ करूंगा। कितना आगे? कितना फेज आगे? π/2। तो ये इस ग्राफ की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। तो ये वेक्टर्स फिक्स नहीं होंगे। अगर आप इस पोजीशन पर बात करते हैं, ये पोजीशन 1 है लेट्स सपोज, और लेट्स सपोज ये पोजीशन 2 है, तो यहां पर ये वेक्टर्स रोटेट कर चुके होंगे। ये मैंने पोजीशन 1 ड्रॉ की है, फेज रिलेशनशिप चेंज नहीं होगा। तो आपके वेक्टर तो रोटेटिंग थे, कैसे रोटेट कर रहे हैं?
तो आप पोजीशन 2 पर देख लें। अगर आप पोजीशन 2 ड्रॉ करेंगे तो अब ये करंट मजीद π/2 मूव करके रोटेट करके यहां आ चुका होगा और वोल्टेज π/2 रोटेट करके यहां आ चुकी होगी। तो करंट जीरो के बाद नेगेटिवली राइज हो रहा है, तो इसकी ये वाली ओरिएंटेशन हम ड्रॉ करेंगे। तो करंट को हम यहां रिप्रेजेंट करेंगे और वोल्टेज इससे पीछे है, कितना एंगल पीछे है π/2। तो यहां से रिलेशनशिप वही वाजे हो रहा है जो हम पहले बता चुके हैं। वो रिलेशनशिप क्या है कि करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय अ फेज π/2। तो ये वेक्टर्स रोटेट करेंगे लेकिन इस तरह से कि उनके दरमियान फेज डिफरेंस कितना रहेगा π/2, और उसमें से जो करंट है वो लीड कर रहा है वोल्टेज को बाय फेज π/2। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में उन्हें पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपके वो जो कमेंट्स होंगे या जो क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर करूंगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट को डिस्कस करेंगे और फिर फर्दर हम ऑल्टरनेटिंग जो करंट कंपोनेंट्स होते हैं, सर्किट के कंपोनेंट्स, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, उनमें से एसी का फ्लो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।